नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। तो बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और राज्य के विकास कार्यों, साथ ही रणनीतिक पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया। तो बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों की समीक्षा के साथ साथ नए निर्णयों को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। वहीं सागर के देवरी विधानसभा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के भाजपा विधायक व्रज बिहारी पटेरिया पर एक पटवारी के साथ कथित रूप से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। घटना के विरोध में जिले भर के पटवारी संघ ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो संघ 3 दिन बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। घटना देवरी के गौर झामर पटवारी हल्का नंबर 8 में हुई। ज्ञापन में बताया गया है कि विधायक ने हल्का पटवारी दुर्गेश चढ़ार के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें गाली भी दी और जूते फेंकने की घटना को अंजाम दिया। पटवारी संघ ने सागर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही संघ ने यह भी कहा है कि विधायक को सार्वजनिक रूप से पटवारी से माफी मांगनी चाहिए। पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की घटनाएं सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को गिराती है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। संघ ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर कार्रवाई न होने तक उनका विरोध जारी रहेगा और पूरे जिले में पटवारी कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये मामला प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है, जो सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की मांग करता है। ये एक जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया कृत्य ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय है। ये अगर पहली बात तो पटवारी जो भी है, कोई भी पटवारी हो, वो अपने स्थल पर या मौके पर या तो मौखिक आदेश में जाता है या आदेश होता है तो जाता है। पटवारी अपने कार्यस्थल पे गया, आपने बुला के उसको जूतों से मारने की बात कही, ये सब ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात कह दूं कि हम सारे जिले के पटवारी शुद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, जो अभी तक नहीं लिखी गई। देवरी थाने में पटवारी जी गए तो उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, उनकी एफआईआर की जाए। सार्वजनिक तौर पे वो पटवारी जी से माफ़ी मांगे, अन्यथा 3 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और अपने अपने बस्ते अपने अपने तहसीलों में पटवारियों से रखवा देंगे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रशासन के अंग होते हैं और निश्चित रूप से शासन के जनप्रतिनिधि के साथ किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा आबद्धता करना, उसको जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना, गाली गलौज करना, भड़काना, मारना, निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय घटना है। मैं इसकी बड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। निश्चित रूप से हम सबकी जवाबदेही बनती है कि शासकीय सेवक के साथ नियम और सदाचार का व्यवहार रखना है, जनसेवक होने का दायित्व निभाएं और कहीं ना कहीं जो दायित्व जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की हैसियत से दिया गया है वो निभाएं। किसी जनप्रतिनिधि के लिए अधिकार नहीं है कि किसी जनसेवक के होते हुए किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। ये जो एक संविधानिक पद पे है और एक जवाबदार पद पे है, जनता को और सभी व्यक्तियों को उनसे उम्मीद रहती है, लेकिन देवरी से भाजपा के विधायक इन्होंने छोटे से कर्मचारी के साथ ऐसी जो निंदनीय बात की है, ये हम सभी समाज के लोग और साथ ही कांग्रेस के लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम लोग ये न्याय चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पटवारी जी के साथ जो भी गलत हुआ है उनके साथ भी न्याय हो। जनजाति कार्यक्रम था देवरी गौर झामर में, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो एसडीएम साहब का हमारे पास फोन आया कि क्या वारदात हो गई, आप जाके देखिए। तो मैं वहाँ पे गया, थोड़ा तेज बोले जी। मैं वहाँ पे गया, थाने गया, जानकारी ली, साहब को फोन लगाया और जानकारी की घटना की सूचना इतने में विधायक जी आ गए। कौन विधायक? देवरी विधायक जी। विधायक जी ने कहा कि तुम कौन, तो मैंने अपना नाम भी बताया। फिर वो क्या हुआ, उन लोगों के पास गए वहाँ जहाँ कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर चर्चा के दौरान बस वो तो अचानक बिगड़ गए।
वहीं इटारसी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 2 किन्नरों ने थाने के परिसर में फिनाइल का सेवन कर लिया। इस घटना के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह विवाद इलाके में 2 किन्नर गुटों के बीच पहले से चल रही लड़ाई से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे इलाके में चर्चाओं का विषय ये बन गया है। तो रविवार रात लगभग 8:30 बजे ग्वालियर के श्योपुर जा रही बालाजी यात्रा बस शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में गंभीर हादसे का शिकार हो गई। बस जो श्रीराम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के पास मेन रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें सवार 15 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही बैराड़ थाना प्रभारी सुरेश शर्मा अपने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से बैराड़ अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद 7 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों में मोहर सिंह पिता भूरा यादव निवासी सहसराम और पंकज पिता शिवाय गोस्वामी निवासी भटनावर शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों के अनुसार बस पहले ही सवारियां लेने के कारण करीब आधा घंटा देरी से रवाना हुई थी। देरी पूरी करने की जल्दबाजी में ड्राइवर ने बस को तेज गति से चलाना शुरू किया। बैराड़ से निकलते ही पेट्रोल पंप के पास बस का संतुलन बिगड़ गया और ये सड़क पर पलट गई। यात्रियों ने बताया कि हादसे की वजह बस की अधिक रफ्तार और अचानक नियंत्रण खोना था। बताया जा रहा है कि ये बालाजी बस ग्वालियर से बैराड़ होते हुए श्योपुर और आगे जयपुर की ओर जा रही थी। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे ने यात्रियों और आसपास के लोगों के लिए एक डरावना अनुभव प्रस्तुत किया है और बस संचालन में सुरक्षा नियमों की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया है। मतलब किस प्रकार से बस पलटी थी, इसकी जानकारी मिल सकती है? तेज चल रही थी सर, ये बहुत तेज चला रहे थे। मतलब तेज रफ्तार से चला रहे थे? रफ्तार पर आप सीट पे लेटे हुए थे, मालूम नहीं चला कैसे क्या हुआ। मतलब आप लोग लेटे हुए थे, आपको पता नहीं चला? ये गाड़ी तेज चला रहे थे, ये तेज गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी तेज थी चल रही थी। पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम से आधा घंटा करीबन से तेज कर दी थी इन भैया ने। पता क्या थोड़ा लेट हो रही थी। मैं किसी के यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी यहाँ पे? 2 लोगों के आई। 2 लोगों के यहाँ पे? कितनी चोट आई उनके यहाँ पे? 1 लोग की ज्यादा आई, एक के पैर फट गया, यहाँ पेट फट गया पेट फट गया है और एक के पैर वैर में चोट ज्यादा आई। मतलब 2 लोग आए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ तहसील में किसानों के लिए खाद वितरण का एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला है। आमतौर पर किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों और झंझट का सामना करना पड़ता है, लेकिन बलदेवगढ़ में तहसीलदार अनिल गुप्ता ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ किसानों का स्वागत अत्यंत सम्मानपूर्वक किया जा रहा है। उन्हें केवल खाद ही नहीं मिल रही, बल्कि उनका अभिनंदन पुष्प वर्षा और फूलों की माला पहनाकर किया जा रहा है, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर हर तरह की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था की गई है और पीने के पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध है। वितरण के दौरान चाय और बिस्किट भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि किसान आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकें। प्रति किसान 2 बोरियां यूरिया रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ हो। संगठन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुष किसानों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई है, ताकि भीड़ भाड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। खाद्य वितरण केंद्र की भव्य सजावट और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं ने इसे सागर संभाग में अपनी तरह की पहली पहल बना दिया है। इस पहल से न केवल किसानों को सुविधा मिली है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मसम्मान का अनुभव भी हो रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने बलदेवगढ़ के लिए पर्याप्त खाद दिया है और चूंकि लोग अधिक हैं और धीरे धीरे वितरण में थोड़ी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, तो हमने छाया पानी से लेकर के लोगों के सलपार तक की व्यवस्था की है। और हम ये प्रयासरत हैं, चूँकि किसान अन्नदाता हैं, तो हम उन पर जो है फूलों की वर्षा भी करवाते हैं और प्रयास हमारा ये रहता है कि हर व्यक्ति को खाद मिले। तो एक निश्चित रूप से हमने टोकन की व्यवस्था के माध्यम से खाद का वितरण करा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को, कुछ लोगों को टोकन में भी आपत्ति है, तो हम बिना टोकन वाले लोगों को भी 1-1 बोरी 2-2 बोरी जो भी हमारे द्वारा संभव हो सकता है वो हम सारी व्यवस्थाएं कराएं और सभी किसानों को हम अति शीघ्र खाद उपलब्ध उर्वरक जो हमारे यूरिया है उसको उपलब्ध कराएं। तो बलरामपुर जिले में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता बहुत कम हो गई है और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कड़ाके की ठंड ने भी लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों को बाधित कर दिया है। तापमान में गिरावट के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों पर ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है।
जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। तो धमतरी जिले में अब खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। नए नियमों के तहत अब प्रत्येक रेस्टोरेंट और मध्याह्न भोजन केंद्र में एक प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात करना अनिवार्य होगा, जो तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को मानक स्तर पर बनाए रखेगा। इसके अलावा महीने में 4 दिन जिले में चलित लैब उपलब्ध रहेगी, जिससे स्ट्रीट फूड की किसी भी जगह और किसी भी समय तुरंत जांच की जा सकेगी। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस कदम के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। ये कार्यक्रम रेस्टोरेंट कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन बनाने वालों को विशेष प्रशिक्षण देता है, ताकि वो खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कर सके। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि धमतरी में लगातार स्ट्रीट फूड खाने से लोगों के बीमार पड़ने की शिकायतें सामने आ रही थी। प्रशासन का उद्देश्य अब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाना है। पहले तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं, है ना, उसको हमारी एक चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है जो रायपुर से आती है, तो उसको महीने में 4 दिन हम शेड्यूल करा रहे हैं ऊपर से बात करके। तो उसमें जो ऑन स्पॉट, जैसे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो खाना बना रहे हैं, तो उसकी ऑन स्पॉट टेस्टिंग करती है, उसमें टेस्टिंग की जाती है कि जैसे खाद्य कलर यूज़ कर रहे हैं, क्या खाद्य कलर यूज़ कर रहे हैं, वो एचसीएल के माध्यम से डिटेक्ट हो जाता है। तो मौके पर हम समझाइश देते हैं और जो खाद्य पदार्थ रहता है उसे नष्ट कराया जाता है, ताकि पब्लिक उसको कंज्यूम न कर सके। इसके अलावा एफएसआई के और जो नियम हैं, जैसे कि अखबारी कागज पे खाद्य पदार्थ नहीं परोसना है, इन तमाम सारी बातों की उनको जानकारी दी जाती है। ये पहला जो दौर है अभी हमारा जन जागरूकता का दौर है, ये लगभग हम 4, 5, 6 महीने चलाएंगे। सबको जो खाद्य सुरक्षा है उसके नियमों के प्रति जो सेंसिटाइज है वो जागरूक करेंगे। उसके बाद आगे जो विधिक कार्रवाई की ओर रुख करेंगे। वहीं भोपाल की राजधानी में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात ने सनसनी मचा दी है। शहर के बरखेड़ा पठानी इलाके में देर रात अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कार में सवार चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर ये वारदात को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि चोरों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने न केवल लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। वहीं भोपाल के वीआईपी रोड राजा भोज मूर्ति के पास एक बड़े ट्रैफिक जाम की घटना सामने आई है। तेज रफ्तार में चल रही कारों की कतार में अचानक एक कार ने ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रही कई कारें आपस में टकरा गई। इस टक्कर के कारण लगभग आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए बाधित रहा, जबकि वाहन चालक और राहगीरों ने सावधानी बरतते हुए स्थिति को संभाला। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और सुरक्षा नियमों का पालन न करना बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने इस क्षेत्र में स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सड़क पर सतर्क रहने की अपील भी की है। उधर इंदौर के कानडिया थाना क्षेत्र में एक पान की दुकान पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी। पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दीपक चौरसिया कानडिया स्थित शराब दुकान के पास अपनी पान की दुकान चलाते। उनके और पास की वाइन शॉप में काम करने वाले 2 युवकों करण और उसके साथियों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इस पुरानी रंजिश के चलते देर रात आरोपियों ने दुकान पर हमला किया। उन्होंने पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी और जलती हुई तिल्ली डाल दी, जिससे आग तेजी से फैल गई और दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। उस समय दुकान के अंदर दीपक मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पीछे के छोटे दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। घटना अचानक हुई और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान का सारा सामान नष्ट हो गया, जबकि पास खड़ी बाइक और अन्य वस्तुएं भी उसकी चपेट में आ गई। दुकानदार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा है, जिसमें आरोपियों को पेट्रोल की बोतलें फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ये वारदात इलाके में सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है। थाना कनाड़िया में फरियादी दीपक चौरसिया, जिसकी पान की दुकान है, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि करण यादव उर्फ हिमांशु, जिसके पहले से ही विवाद चल रहा था, उसके पहले भी इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसके द्वारा आकर उसके दुकान में, जो कि एक लकड़ी में एक चिंदी लगाकर और पेट्रोल डालकर और दुकान के अंदर फेंक दी और आगजनी की घटना की है। इस पर से
थाना कनाड़िया में केस रजिस्टर कर लिया गया हिमांशु के खिलाफ। और हिमांशु को पहले जब केस रजिस्टर्ड हुआ था तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन के तहत बाउंड ओवर किया गया था। इसमें बाउंड ओवर का भी वायलेशन किया गया है, तो इसके तहत बाउंड ओवर जो वायलेशन किया गया उसके तहत भी इसको जेल भेजा जाएगा। टीमें लगी हुई हैं हिमांशु करण की गिरफ्तारी के लिए, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाकर फिलहाल थाना कराड़िया में आगजनी की धाराओं में से संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में विवाद था और उसमें FIR हुई है इसके खिलाफ और बाउंड ओवर भी इसको कराया गया था। इसने बाउंड ओवर का भी वायलेशन किया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीमें रवाना है, इसको आइडेंटिफिकेशन किया जाकर FIR नाम। वहीं देश में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट क्राइसिस का असर खजुराहो और वाराणसी के रूट पर भी देखने को मिला। वाराणसी से खजुराहो के लिए निर्धारित इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिससे यात्री और आयोजन प्रभावित हुए। 2 दिन पहले खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने ये जानकारी दी थी कि दिल्ली खजुराहो वाराणसी मार्ग पर इंडिगो की लगातार फ्लाइट उपलब्ध है, लेकिन आज स्थिति अलग रही। खजुराहो फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट डिफरेंस की स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए अभिनेता अनुपम खेर वाराणसी से खजुराहो इंडिगो फ्लाइट से आने वाले थे। फ्लाइट कैंसिल होने पर अनुपम खेर ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वयं वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा कर अपनी भड़ास भी निकाली। इस घटना ने इंडिगो एयरलाइन की सेवा और नियमित उड़ानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो समयबद्ध कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यात्रा करते हैं। मैं यूजुअली कंप्लेन नहीं करता हूँ, तो मैं अभी वाराणसी पहुँचा हूँ इंडिगो फ्लाइट से, हैदराबाद से वाराणसी। यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी खजुराहो की, क्योंकि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म तन्वी द ग्रेट ओपनिंग फिल्म है। यहाँ पहुँच के पता चला कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं इसलिए कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी जानबूझकर या कोई भी संस्था जानबूझकर ऐसा नहीं करती है, तो मैं भड़ास निकालना चाहता हूँ। फिर भी अभी सामान भी लेट आया था, कल प्ले किया था, कुछ भी हो सकता है 2.5 घंटे का। अब यहाँ से कोई और फ्लाइट है नहीं है, कल फिल्म है, तो मैं क्या करूँ। तो पहले तो मैं जाके, भैया जी कहाँ जा रहे हैं खाना खाने? हम राम भंडार में जाके अच्छा खासा मैं खाऊंगा खाना। उधर मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील में सोमवार को करीब 7 ग्रामों के सैकड़ों किसानों ने बिजली समस्याओं के विरोध में आंदोलन किया। कुसमी, सुरादेही, सिंहपुर, इमझिरा, झिरी और पहला सहित अन्य गांवों के किसान SDM कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार को SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद किसान बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और विभाग प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने अपनी बिजली समस्याओं के समाधान की मांग रखते हुए देवरी के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 5 दिन के अंदर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय ब्रजपुरिया, कुसमी पंचायत के उप सरपंच राजेंद्र राजपूत, सिंहपुर सरपंच कृष्णा विश्वकर्मा, जनपद सदस्य ओमकार कुर्मी और पप्पू पटेल सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। इस आंदोलन ने स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग पर दबाव बनाने के साथ साथ क्षेत्र में किसानों की बिजली सेवाओं की गंभीर समस्याओं को उजागर किया। हमारे फीडर में लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है। बिजली विभाग द्वारा लाइट ऐसी दी जा रही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, कभी दे देते हैं और इस तरह दे रहे हैं कि रात में तो अपन किसान फिर भी तैयार है कि बोलते ही हैं नारे में जय जवान जय किसान। तो हम तो रात में भी बिजली मोटर चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रात या दिन में सिर्फ लुका छिपी का खेल यहाँ पर चल रहा है। अभी क्या है, वोल्टेज की समस्या तो चल रही है, अभी 10-15 दिन और रहेगी, जब तक सबकी फसल एक बराबर जब नहीं जम जाएगी। अभी क्या है, फीडर अपने ओवरलोड हो रहे हैं, उनकी हम टाइमिंग चेंज करवा दे रहे हैं सागर पत्र लिखकर, और कल साहब भी आए तो उनको जो भी समस्याएं हैं अभी हमें पढ़ा नहीं ज्ञापन। अभी हम यदि ऐसा कुछ है तो हम कल जांच कर प्रस्ताव भेज देंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। समस्या कहीं नहीं जा रही। कभी कभी क्या होता है, इतने फोन आते हैं, या जैसे अब खाना ना खा रहे उस टाइम पे नहीं उठा पाए, नहा रहे सुबह, अब रिटर्न करो तब तक बहुत सारे फोन आ जाते हैं। अब क्या है, सभी चारों तरफ महराजपुर से भी फोन आना। आज देवरी विधानसभा के अंदर ये हालात हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है। यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ लगभग 1000 किसान MPB परिसर में है। यहाँ कोई एक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है किसानों की इस बात को समझने के लिए कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। आज इतना भेदभावपूर्ण
तरीका चल रहा है कि एक सागवानी फीडर है, सागवानी फीडर में लगभग 5 ग्राम पंचायत के 20 गांव आते हैं और इनमें 10 दिन से लाइट नहीं है। जबकि वहीं अपन दूसरे फीडर में देखें तो महाराजपुर फीडर या सहजपुर फीडर में बराबर 10 घंटे लाइट मिल रही है। वहीं टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान कस्बे में सुबह सुबह एक बुजुर्ग की सड़क किनारे मृत अवस्था में होने की घटना सामने आई। बलदेवगढ़ से अपनी रिश्तेदारी में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए बुजुर्ग मान खां सुबह घर से टहलने निकले थे, लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर स्थित शासकीय हाई स्कूल के गेट के पास उन्हें मृत पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को बड़ागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण ठंड के कारण हार्ट अटैक लगना प्रतीत होता है। हालांकि सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। ये घटना बुजुर्गों की सुरक्षा और ठंड के मौसम में सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी ध्यान खींचती है। अभी मैंने चेक किया है तो कोई रेडियल पल्स नहीं आ रही है, उन्हें पैरोडेड पल्स नहीं है, बॉडी ठंडी हो गई है और सांसें भी नहीं चल रही हैं, पल्सलेसनेस है, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल्स मिल रही हैं। ये सारे साइंस हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का स्पष्ट कारण तो पीएम के बाद ही बता पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र के RF-10 क्षेत्र में कतली नदी के किनारे बाघ के शव मिलने के मामले में वन विभाग ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शनिवार को जंगल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का 8 वर्षीय नर बाघ T185 संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम और प्रारंभिक जांच में पता चला कि बाघ की मौत अवैध रूप से लगाए गए बिजली के तारों से हुई थी। घटना के बाद वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद से जंगल और आसपास के गांव में सघन सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अशोक बैगा, सोमलाल बैगा, लखुआ बैगा, लक्खू कोल, अंजनी यादव और अच्छे लाल बैगा शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अनुविभागीय वन अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अवैध शिकार में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वन विभाग ने इस घटना को गंभीर मानते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम सख्तापुर में मंगलवार सुबह 3 घरों में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 2 घरों के लोग समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए, लेकिन तीसरे घर में अकेले रहने वाला व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के दौरान फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आई। आसपास से आई फायर ब्रिगेड में पाइप और मोटर पंप की कमी के कारण तुरंत जलाशयों से पानी नहीं खींचा जा सका। ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी भरकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डाला और आग बुझाने में मदद की। इस आपातकालीन स्थिति में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए आसपास के 6 फायर ब्रिगेड यंत्र जुटाए गए थे। सरपंच के अनुसार आग की चपेट में आए 3 घर स्थानीय खेती किसानी से जुड़े परिवारों के थे। आग में घरों का सारा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घटना में न केवल एक जान ले ली, बल्कि ग्रामीणों और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ग्वालियर में रात के समय कुछ युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक स्कूटी की सीट पर खड़ा होकर वाहन चला रहा है। इसके अलावा ये स्कूटी बिना नंबर प्लेट की दिखाई गई है, जिससे ये और भी जोखिम भरा और गैरकानूनी गतिविधि बन जाती है। वीडियो के अनुसार ये घटना मुरार थाना क्षेत्र के CP कॉलोनी की बताई जा रही है। इस तरह की स्टंटबाजी न केवल चालक के लिए बल्कि आसपास के राहगीरों और अन्य वाहनों के लिए भी खतरे की घंटी है। स्थानीय लोग और पुलिस इस तरह की खतरनाक हरकतों को रोकने के लिए सतर्क हैं, क्योंकि ये सड़क सुरक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। वहीं छिंदवाड़ा के परसिया सिविल अस्पताल में सोमवार को सुबह एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया। अस्पताल के टॉयलेट में नवजात का शव कमोड में फंसा हुआ मिला। ये दृश्य अस्पताल की महिला कर्मचारी ने देखा और तुरंत प्रबंधन को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और अस्पताल प्रशासक ने मौके पर पहुंचकर शव को निकालने का काम शुरू किया। सुबह 8 बजे तक कई घंटों की मशक्कत के बाद नवजात का शव टॉयलेट से बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बच्चा टॉयलेट में इस कदर फंसा था कि उसे निकालने में पुलिस, अस्पताल स्टाफ और नगर पालिका के कर्मचारी शामिल होकर टॉयलेट तोड़ने पर मजबूर हुए। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले कि बच्चा OPD के समय टॉयलेट में फेंक कर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई थी। घटना के समय OPD का समय चल रहा था। महिला कर्मचारी ने जब टॉयलेट में पानी डाला तो फ्लश नहीं हुआ। झांकने पर उसने बच्चे का सिर और हाथ देखे।
इसके बाद तत्काल प्रबंधन को सूचित किया गया। अस्पताल के एएनसी, पीएनसी और लेबर रूम की जांच में कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसका बच्चा बिना देखरेख के अस्पताल में मौजूद था। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर टॉयलेट को तोड़ने का काम शुरू किया, लेकिन नवजात बुरी तरह फंसा होने के कारण कई घंटे की मेहनत के बाद ही शव बाहर निकाला जा सका। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा और देखरेख व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और प्रशासन के लिए बड़ी गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया में बीएमओ के चार्ज में हूँ और आज दिनांक 15/12/2025 को लगभग 12:30 बजे के बाद मुझे स्टाफ नर्स द्वारा ये बताया गया कि अपने महिला शौचालय में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है कि पानी नहीं पास कर रहा है और लग रहा है कि कुछ उसमें फंसा हुआ है। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके उसकी पूरी जानकारी ली, मैंने भी गई जानकारी लिया तो वहाँ ऐसा लगा कि कोई नवजात फंसा हुआ है जिससे हम लोग को थोड़ी ये हुई, हम लोग सचेत हुए और तुरंत तहरीर बना के थाना में पहुँचाए और उसके बाद जब पुलिस के आते ही हम लोगों ने वहाँ से निकालने की कार्रवाई शुरू की और उसको निकालने में लगभग 7-8 घंटे, लगभग 6-7 घंटे लग चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।